अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लो बेटा। चैप्टर 6 आपका 11 का फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर। मान्य गुप्ता सर मेरे पास पीडीएफ है। ओके बेटा डन। बाकी का पीडीएफ में 1-2 दिन में आपको डाल दूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बेटा। चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन देखो बेटा। किसी बच्चे को आइडिया सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती होगी? कोई बताना चाहे अपनी तरफ से भी अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में? चलो कोई बात नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं सर, हमें क्या मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी। आप ही लिखाओ तो फिर हमें पता लगेगा क्या होगा इसके बारे में। तो बच्चे ऐड लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन लिखो बेटा। इट इज ए फॉर्मूला it is a formula of accounting. It is a formula of accounting, comma, which shows that total assets of a business are always equal to the total of capital and liabilities. Capital and liabilities. Full stop. क्या लिखा बेटा आपने? इट इज ए फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है बेटा ये? इट इज ए फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज दैट, क्या दिखाता है हमें बेटा? टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस। टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस, एसेट्स बेटा आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। सर किसके इक्वल होंगे यहाँ पर ये बेटा? आर ऑलवेज इक्वल, किस चीज के इक्वल होंगे बेटा ये? टू द टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। टू द टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं बेटा, और फॉर्मूले में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे बच्चे, ध्यान देंगे इसको आप। हाँ भाई बंस, क्या कहना चाह रहे हो बताओ बेटा। सर टोटल एसेट्स मतलब टोटल जितना भी सामान है, टोटल आइटम कह सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा बेटा, एसेट्स की भी डेफिनेशन लिखाऊंगा, कैपिटल की भी डिफाइन लिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। सभी की अभी मैं बेटा आपको डिफाइन लिखाऊंगा मैं, ठीक है। आप परेशान नहीं हो बेटा, अभी मैं सभी की डिफाइन लिखाऊंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ अब लिखना बेटा दैट इज, और दैट इज करके आगे लिखना एसेट्स इक्वल टू
मिनट, पेन का कुछ इसमें फॉन्ट गड़बड़ हो रहा है। ओके, अब लिखो बेटा, assets equal to capital plus liability, capital plus liabilities, capital plus liabilities। ठीक है बेटा, अब ये देखो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर तीन टर्म बेटा हमने यूज की हुई है। सर तीन टर्म क्या लिखी हुई है बेटे? एक तो आप देख सकते हो इसके अंदर लिखा हुआ हमने एसेट्स, एक हमने लिखा हुआ है कैपिटल और एक लिखा हुआ हमने लायबिलिटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम बेटा जो बेसिक टर्म है उनके मीनिंग समझे। हमें ये समझ आना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं बेटा, ठीक है ना। तो अभी जैसे वंश ने एक बात कही थी कि जो भी सब आइटम है बिजनेस के अंदर वो सारे हमारे एसेट्स होते होंगे। तो मैं आपको बेटा थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो लिखना नहीं है बच्चों ने, ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूँ, उसे लिखना नहीं है। जैसे अभी वंश ने एक बात बोली कि भाई बिजनेस में, इन बिजनेस जो भी हमारे पास आइटम्स होते होंगे तो सर क्या वो सारे आइटम हमारे एसेट्स होते हैं? आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या वो सारे आइटम बेटे एसेट्स होते होंगे? नो सर, सारे आइटम एसेट्स नहीं होते बेटा। उन आइटम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं सर? एक पार्ट होता है गुड्स और एक पार्ट होता है हमारा एसेट्स। अब सर गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्या है? सारे बच्चों को ध्यान से सुनना, मैं जो बात बता रहा हूँ गुड्स और एसेट्स के अंदर क्या डिफरेंस है बेटा। हम जिस आइटम का बिजनेस करते हैं, जिस आइटम का बिजनेस करते हैं वो चीज हमारी होती है गुड्स। यानी कि बेटा गुड्स के लिए आप कह सकते हैं एन आइटम इन विच बिजनेस, इन विच business is deal, an item in which business is deal, एक आइटम जिसमें बेटा बिजनेस डील कर रहा है। डील कर रहा है मतलब, डील कर रहा है मतलब क्या बेटा? डील कर रहा है मतलब अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार, बाइंग खरीदना एंड सेलिंग, खरीदना एंड बेचना, बार बार, अगेन एंड अगेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन आइटम। अब देखो बेटा गुड्स के लिए क्या, जैसे अभी एक वर्ड आपने यूज किया, आपने तो बोल दिया सर सारे आइटम एसेट्स होते हैं। बेटा आइटम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, गुड्स और एसेट्स। एन आइटम इन विच बिजनेस इज डील, ऐसा आइटम जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। डील का मतलब क्या होता है सर? डील का मतलब होता है अगेन एंड अगेन बाइंग और सेलिंग, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर बेटा टेबल है, चेयर है, ठीक है ना, अलमीरा है, खरीद के लाएगा और उनको बेचेगा। जब वो सेल हो जाएंगे तो फिर खरीद कर आएगा, फिर बेचेगा। तो खरीदना और बेचना ये उसके लिए क्या हो जाएगा? ये आइटम गुड्स हो जाएगा। लेकिन बेटा उसकी दुकान में, ठीक है ना, जिस पर वो बैठ के अपना बिजनेस करता है, काउंटर लगा होगा, टेबल लगी होगी, चेयर रखी होगी, तो क्या सर वो फर्नीचर भी उसका गुड्स होगा? नहीं बेटा, वो जिस चेयर पर बैठकर बिजनेस कर रहा है, जिस टेबल पर बेटा वो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है जिस टेबल को, वो टेबल और वो चेयर वो उसके गुड्स नहीं है, वो उसके एसेट्स हैं। अगर हम सामान को बिजनेस में यूज करते हैं आइदर फॉर प्रोडक्शन और फॉर बिजनेस, तो वो उसके लिए बेटा एसेट्स होते हैं। और अगर हम सामान को दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो गुड्स होते हैं। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई बेटा? एक फर्नीचर डीलर अगर फर्नीचर को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो खरीदने और बेचने वाला फर्नीचर उसके लिए क्या होगा बेटा? गुड्स होगा। लेकिन वो जिस टेबल पर अपना हिसाब किताब बैठ के लिखता है बेटा, बिल बनाता है,
चेयर पर बैठा हुआ है, आप किसी शोरूम में जाते हैं, शोरूम का मालिक बहुत अच्छी चेयर पर बैठा हुआ और फर्नीचर बेच रहा है, आप शोरूम के मालिक से कहते हैं भाई साहब आप जिस चेयर पर बैठे हो मुझे तो वही वाली चेयर चाहिए, तो शोरूम ओनर क्या कहेगा, भाई साहब ये चेयर गुड्स नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आपको अगर चेयर चाहिए तो आप अंदर गोडाउन में जाइए और वहां देखिए, अगर आपको चेयर पसंद आए तो आप ले जाइए भाई साहब, ये मेरे एसेट्स हैं, मैं इनको बिजनेस में यूज कर रहा हूँ। तो जो चीजें बिजनेस में यूज होती हैं वो एसेट्स होते हैं, और जिन चीजों को बेचने के लिए खरीदा जाता है वो चीजें हमारे गुड्स होती हैं। पहले तो गुड्स और एसेट्स का डिफरेंस सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा। गुड्स यानी कि इन विच बिजनेस इज डील, गुड्स यानी कि बिजनेस इज डील, बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, और एसेट्स यानी कि जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं। ऐसी बेटा कोई इलेक्ट्रिक शॉप है, इलेक्ट्रिक शॉप मतलब पंखे वगैरह लाइटिंग वगैरह बेचते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिक शॉप में जाते हैं तो उनके यहाँ भी लाइट लगी होगी, उनके यहाँ भी पंखा लगा होगा, आपने ऊपर देखा बहुत अच्छा पंखा लगा है, आप दुकानदार से कहते भाई साहब आपका पंखा बहुत अच्छा लगा, यही वाला दे दो टारगेट, रहेगा यार क्या बात कर रहा है, ये वाला दे दो, भाई साहब ये मैं अपनी हवा खाने के लिए रखा है, तुम्हें बेचने के लिए रखा है, आप और देख लो, ये मेरे एसेट्स हैं, जिनको मैं बेचने के लिए रखा हूँ वो मेरे गुड्स हैं। बच्चों को डिफरेंस समझ में आया? जो सामान दुकान में बेचने के लिए होता है वो गुड्स होता है, और जो सामान है ना यूज करने के लिए होता है, बिजनेस जिनको यूज कर रहा होता है, जिनके माध्यम से हम बिजनेस करते हैं बेटा, वो हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, तो अभी मैं एसेट्स का डिफाइन लिखा रहा हूँ, ये आपने पूछा था तो मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, हालांकि आगे चल के मैं इसमें लिखवाऊंगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख लें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं हटा रहा हूं बेटा, और मैं आपको एसेट्स की डिफाइन लिखाऊंगा। आप हेडिंग लिखेंगे बेसिक टर्म, बच्चे हेडिंग लिख लो बेसिक टर्म। आगे बेटा अभी मैं जो बेसिक टर्म लिखा रहा हूं ना, उसमें पहले ये 3 वर्ड आपको क्लियर कर दूं, देन उसके बाद मैं आगे की चीजें लिखाऊंगा बेटा। इसमें पहली टर्म क्या थी हमारी बेटे इसमें, एसेट्स। अच्छी हेडिंग लिखो बेसिक टर्म। सर बेसिक टर्म में आप लिखेंगे नंबर 1 एसेट्स। वैसे तो मैंने अभी आपको एक आइडिया करा दिया एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको डिफाइन लगा रहा हूं जो हमारे स्कॉलर्स ने ऑथर्स ने बुक में लिख के दी हुई है। एसेट्स आर द वैल्यूएबल, assets are the valuable resources, owned by the business, which are acquired by the business, for use, for their own use, अपने यूज के लिए, for their own use in business, बिजनेस में अपने यूज के लिए जो उन्होंने एक्वायर की हुई है। सर एक्वायर का मतलब क्या है, थोड़ा सिंपल करके बता दें, कोई बच्चे को मालूम होगा एक्वायर मतलब क्या? एक्वायर का मतलब होता है बेटा प्राप्त करना, जो उन्होंने एसेट्स प्राप्त किए हैं, प्राप्त करना। प्राप्त करना या खरीदना। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेस, वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान, रिसोर्सेस ओन्ड बाय द बिजनेस, ओन्ड यानी जो बिजनेस के पास हैं, बाय द बिजनेस व्हिच आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर देयर ओन यूज इन बिजनेस,
बिजनेस में बेटा खुद के यूज के लिए जिन्होंने अपने पास रखे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, एसेट्स। ठीक है ना। और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चे इसके अंदर, पैराग्राफ चेंज करके लिखो आप इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या क्या आ सकता है बेटा, कैश, बिल्डिंग, भाई किसी ना किसी बिल्डिंग में हम बिजनेस करेंगे तो बिल्डिंग आ जाएगी हमारी बेटा, कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, एटसेट्रा। भाई सीधी सी बात है, आप बिजनेस के अंदर जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो सब हमारे क्या है बेटा, एसेट्स। बच्चों को बात समझ में आ गई एसेट्स की बेटा? एसेट्स के लिए जो प्रॉपर डिफाइन है, एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कोई भी पूछता व्हाट आर एसेट्स, एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, जो बिजनेस ने ओन्ड किए हुए हैं, जिसका बिजनेस ओनर है, ओन बाय द बिजनेस विच आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ने प्राप्त किए हैं फॉर देयर ओन यूनिक बिजनेस। इट कंसिस्ट ऑफ कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे बेटा सेकंड टर्म इसकी, मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। मीनिंग ऑफ लायबिलिटीज, और लिखें बेटा, इट रेफर टू द अमाउंट which the firm owes। सर ये ओज का मतलब क्या है? ओज का मतलब अगर हम हिंदी में देखें आम बोलचाल में देना है, इसको फर्म ने देना है। सर इंग्लिश में क्या लिखना होगा? टू गिव, which owes। It refers to the amount which the firm owes to the outsider, full stop। It is the obligation, of the firm। ऑब्लिगेशन समझते हैं बेटा? ऑब्लिगेशन वर्ड को बच्चे समझते हैं? ऑब्लिगेशन वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, responsibility, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। देखो अगर बेटा जैसे एक मिनट मैं बता रहा हूँ बेटा, जैसे आप सुबह मान के चलो घर से स्कूल के लिए निकले, ठीक है, स्कूल में आपने कैंटीन में कुछ खा पी लिया, लौट के आ रहे थे, आपके पॉकेट के सारे पैसे खर्च हो गए, आप ऑटो में बैठ गए और घर तक आ गए। अब ऑटो के पैसे देने, अब घर वाले ने कोई घर के सामने तो छोड़ा नहीं, बाहर चौराहे पे छोड़ दिया उसने, अब वो पैसे मांग रहा है, आपके पास पैसे ही नहीं है, या वॉलेट आपको हो सकता है मिस हो गया, कोई बात हो गई, आपके पैसे नहीं है देने के लिए, आपके फ्रेंड ने आपको पैसे दे दिए, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं भाई? पहले तो हम थैंक यू बोल देते हैं, भाई तूने आज मदद कर दी, लेकिन सही मायने में आपके फ्रेंड ने आपको ऑब्लाइज कर दिया, आपके ऊपर मेहरबानी कर दी कि उसने आपको पैसे दे दिया, आप परेशानी में थे और आपने उस पैसे को, आपने अपने फ्रेंड को बोला थैंक्स यार, मैं कल आपको स्कूल जाऊंगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस के अंदर हमें उधार देता है, जब कोई व्यक्ति बिजनेस में हमें उधार देता है, हम किसी से उधार लेकर आते हैं, पैसे नहीं देते, हम उससे उधार लेकर आते हैं, तो इसका मतलब वो हमें ऑब्लाइज कर रहा है, वो हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। अदरवाइज तो भैया उसने हमें सामान दिया और हमें उसे पैसे देने चाहिए,
लेकिन नहीं, हम उससे कह रहे हैं 1 महीने बाद पैसे ले लियो, बोला ठीक है चलो 1 महीने बाद दे देना, 15 दिन बाद दे देना। तो एट ए टाइम ही ऑब्लाइज यू, इसके लिए अकाउंटेंसी में वर्ड यूज हुआ ऑब्लिगेशन। इट इज द ऑब्लिगेशन, सामने वाले की आप देखो सामने वाले ने हमें ऑब्लाइज किया है, तो इसका मतलब ये हमारी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। ऑब्लिगेशन मतलब ये हमारा दायित्व है कि हमें उसे आगे पैसे देने हैं। ये नहीं है कि आज हमारे फ्रेंड ने हमें ऑटो के पैसे दे दिए 20 रुपए और हमने उसको थैंक यू बोल दिया, अगले दिन हमने उसको पैसे ही नहीं दिए, फिर उसके अगले दिन भी नहीं दिए और उसने फ्रेंड ने हमसे मांगे नहीं, ठीक है, हम सोच रहे थे भूल जाए नालायक, हम इसे पैसे ही ना दें, हमारे मजे आ जाएं। सर ऐसे थोड़ी है, बिजनेस के अंदर अगर हमें कोई उधार दे रहा है तो हमें इन फ्यूचर उसे पे करना पड़ेगा। वो आज हमें ऑब्लाइज कर रहा है तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है टू पे इन फ्यूचर। ऑब्लिगेशन वर्ड समझ में आया? इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म दैट it is the obligation of the firm that has to be paid, has to be paid by the firm in future, full stop। ठीक है बेटा, it refer to the, एक बार देखो, it refer to the amount which the firm owes, यानी to give to the outsider। It is the obligation of the firm that has to be paid by the firm in future। हाँ जी बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को इजी करके लिखते हैं बेटा, इजी, इजी करने के लिए तो एग्जाम्पल लिखते हैं, तो इसलिए इसको इजी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉमा expenses due, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस ड्यू यानी कि बेटा आउटस्टैंडिंग। हाँ जी बेटा, कोई डाउट हो तो बताएं बच्चे। क्लियर है भाई? बोलो। किसी को कुछ पूछना हो? यस सर। हाँ बोलो। बोलो बेटा। आउटस्टैंडिंग बता दीजिए एक बार। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा, हमने खर्चा कर दिया लेकिन अभी देना बाकी है, दिया नहीं है। जैसे कि अक्सर हमारे घर के बाहर कुछ दुकानें होती हैं जिनसे हम डेली नीड्स का सामान लाते हैं, ब्रेड, बटर, मिल्क और भी चीजें, तो हम तो ले आते हैं और वो अपने पास हिसाब में चढ़ा लेता है और डैडी से पैसे ले लेता है 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो वो हमें उधार दे रहे हैं। अगर हम किसी चीज को, बेटा अभी मैं आगे डिटेल लिखवाऊंगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अमाउंट इनकर्ड बट नॉट पेड, अमाउंट इनकर्ड बट नॉट पेड, अमाउंट खर्च तो कर दिया लेकिन पेड नहीं किया, तो अभी देना बाकी है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा, खड़े होना, और आउट यानी कि अभी बाकी है, ड्यू है। और कोई बात? और कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चलो जी बेटा आगे का लिख लो अब आप। बच्चे सोच रहे होंगे सर पता नहीं कहाँ चलेगी स्टॉप वीडियो करके। एक बात बताओ, तुम भी लोग थोड़ी जा सकते हो स्टॉप वीडियो करके, मैं भी तो चला जाता हूँ कभी कभी टहलने के लिए।
लेकिन तुम्हारी आवाज आ रही है, ऐसी बात नहीं है बेटा, तो मैं रिप्लाई तो कर ही रहा हूं। अगला लिखेंगे मीनिंग ऑफ कैपिटल, थर्ड पॉइंट। मीनिंग ऑफ कैपिटल, किसी बच्चे को ये वर्ड समझ में आता है कैपिटल क्या होता होगा बेटा? कोई यस, और किसी बच्चे के दिमाग में? सॉरी बेटा, क्या बोला? रुपीज वगैरह से इन्वेस्टमेंट वगैरह करना।